तो आज का हमारा टॉपिक है मेजॉरिटी पावर्स एंड मिनॉरिटी राइट्स। इसमें हम कवर करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, मेजॉरिटी रूल और रूल इन फोर्स वर्सेस हार्बॉर्डर, इसकी एडवांटेजेस, एक्सेप्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी राइट्स, कॉमन लॉ एंड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो इस वीडियो में हमारा जितना हो सके हम उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? The shareholders of a company exercise control over the affairs of a company through the general meetings। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो अपना कंट्रोल जाहिर करते हैं कंपनी के ऊपर, जैसे कि जो भी फैसला होता है वो जनरल मीटिंग्स में लिया जाता है। तो इसमें क्या है, जो भी मेजॉरिटी को मंजूर होता है डिसीज़न, वही डिसीज़न लिया जाता है कंपनी की मीटिंग्स में। तो इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमने यही डिसीज़न लेना है, तो मिनॉरिटी वालों को कोई अधिकार नहीं है उनके खिलाफ़ बोलने का, क्योंकि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने फैसला ले लिया है किसी और को, उनके बीच दखलअंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है, that the shareholders who are not the part of general meetings have no right to interfere in the decision taken by majority shareholders। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने पार्ट नहीं लिया है जनरल मीटिंग ने, उनको कोई अधिकार नहीं है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के डिसीज़न लिए हुए हैं जो उन्होंने उनमें इंटरफेयर करने का। तो एज द डिसीजन मेकिंग बिकम्स द विश मेजॉरिटी, सो दे मे टेक अ डिसीजन विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो इससे क्या होता है, जैसे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, तो इससे हमें ज़रूरत है मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन की। जैसे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो चाहे वो डिसीज़न ले सकते हैं, और मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को राइट भी नहीं है उनके खिलाफ बोलने का। तो इस तरह से मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कई बार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन चाहिए। तो देखिए आगे इस एक्सप्लेनेशन में पाल्मर क्या कहते हैं, ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ द राइट्स ऑफ मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी। तो जो कि प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए मेजॉरिटी और मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, ताकि जो कंपनी है वो एक स्मूथली रन कर सके। जैसे कि आगे लिखा है, कंपनीज एक्ट देयरफॉर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। देयर प्रोविजंस एम एट एक्सरसाइजिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर प्ले बाय द शेयर होल्डर्स व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी ऑफ मेजॉरिटी एंड द प्रोविजंस कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी आर बीइंग डिस्कस्ड हियर एंड। तो इससे क्या कहता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिसीज़न ले लेते हैं, तो ये एक प्रिंसिपल बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी ऑफ मेजॉरिटी। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो मेजॉरिटी को मंजूर होगा वही फैसला लिया जाएगा। तो इसके तहत आगे हम और डिस्कशन करते हैं। इसका आगे एक केस लॉ है, मेजॉरिटी रूल इन फोर्स वर्सेस हार्बॉर्डर। ये केस लॉ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी ये कहना चाहते थे। जैसे इसमें क्या होता है, दो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट। वो कहते हैं कोर्ट को कि इन्होंने कंपनी को चीट किया है बहुत तरीक़ों से। तो वो कोर्ट को कहते हैं कि वो डायरेक्टर्स को ऑर्डर दे कि जो भी इन्होंने गलत किया है कंपनी में, जो भी लॉसेस हैं वो उनको सही करें। पर जो कोर्ट होता है वो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता। वो कहता है कि कंपनी खुद एक्शन ले सकती है अगर डायरेक्टर्स ने कुछ गलत किया है। कोर्ट कहता है कि अगर हम देखें तो जो भी अगर डायरेक्टर्स गलत करते हैं कुछ, तो वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स से सब ठीक कर सकते हैं जनरल मीटिंग्स करके। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो कोर्ट है वो 3 जजमेंट देती है अपनी, जिसमें वो कहती है, ए सूट फाइल्ड बाय मिनॉरिटी इज़ वॉइड एज द विशेज ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होल्ड सुपरमेसी ओवर द मिनॉरिटी शेयर होल्डर। जो भी ये कोर्ट ने, जो भी ये शेयर होल्डर्स थे, ये मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया था, तब अब ये केस हार चुके हैं। अब जजमेंट में क्या कहा कोर्ट ने कि जो भी मिनॉरिटी अगर कोई केस फाइल करती है तो वो वॉइड है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को तो वो मंजूर ही नहीं है ना, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की तो विश और है। तब सेकंड पॉइंट में क्या है कि कोर्ट कहती है कि वो इंटरनल मैनेजमेंट है जो कंपनी की, उसमें अपनी दखलअंदाजी नहीं दे सकती, क्योंकि वो कंपनी का अपना मैटर है खुद का। तीसरे पॉइंट में क्या कहती है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है,
इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि कंपनी और उसके मेंबर्स वे दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें भी यही बात कही गई है, सेपरेट द कंपनी द सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कंपनी। कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं। देयरफॉर इफ एनी लॉस इज कॉज्ड टू द कंपनी इटसेल्फ शुड ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट सच एक्ट। तो जो अगर कोई लॉस अक्कर होता है कंपनी को, तो वो कंपनी को खुद निपटाना चाहिए, खुद लीगल एक्शन ले सकती है। वो लीगल एक्शन कैसे ले सकती है? जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को मंजूर होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को मंजूर होगा वही डिसीज़न लिया जाएगा। और अगर वो डायरेक्टर्स का वही डिसीज़न हुआ तो जनरल मीटिंग में, तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कोई अधिकार नहीं है कि वे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट कुछ कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉस वर्सेस हार्बोरल का केस। तो आगे इसकी हम कुछ एक्सेप्शंस भी हैं वो भी पढ़ेंगे, कि जैसे कि अब तो आपने कह दिया कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो चाहें वो राइट ले सकते हैं, जो डिसीज़न चाहें वो डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन इसमें मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तो प्रोटेक्शन की बात ही नहीं हुई। तो इस केस के कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं जहाँ पर हमें पता चलेगा कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो, उनके कुछ राइट्स हैं जिससे वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उन पर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। तो जो अब आगे बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ द मेजॉरिटी रूल। तो जो मेजॉरिटी रूल है, जैसे कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं मेजॉरिटी के बारे में, तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि हमने ये पहले केस पढ़ा था फॉस वर्सेस हार्बोरल का, वो यही केस फॉलो करता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने मेंबर से अलग है। जैसे कि अगर कोई भी रॉन्गफुल बात होती है कंपनी में, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट घटता है कंपनी में, तो वो कंपनी होगी जो एक्शन ले सकती है, वो कोई इंडिविजुअल मेंबर एक्शन नहीं ले सकता। तो इसमें यही बात बताई गया कि कंपनी खुद एक्शन ले सकती है उसमें, अगर कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो रहे हैं कंपनी में, कोई इंडिविजुअल मेंबर उसमें एक्शन नहीं ले सकता। तो ये होगा पहला पॉइंट। इसमें मेन बात थी सेपरेट लीगल एंटिटी की। अब सेकंड पॉइंट, टू ऑनर द राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड। यही बात फिर से वही बात रिपीट हो रही है, यही इसकी एडवांटेजेस बन चुकी हैं कि मेजॉरिटी को प्रेफरेंस दी जाती है, कि जो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं वही होता है। दस द रूल ऑनर्स द राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड हाउ द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी शुड बी कंडक्टेड, as it is the majority shareholders who provide capital to the company and bear the risk involved in the investment। ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि मेजॉरिटी के रूल्स को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में कैपिटल लगाते हैं अपनी, तो वो रिस्क भी बियर करते हैं कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी बात को रखे जाना चाहिए सबके आगे और उसे मानना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मेजॉरिटी के बारे में कि राइट जो मेजॉरिटी चाहते हैं वही डिसाइड होता है। अब आके हैं मल्टीसिपिटी ऑफ सूट्स ओवरडीड। तो इसका क्या मतलब है मल्टीसिपिटी ऑफ सूट्स ओवरडीड? जैसे इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इफ द इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स वर परमिटेड टू sue anyone who had injured the company through breach of duty, there would be no end to litigations and there could be as many action as there are shareholders। इसमें कहा गया है कि अगर जैसे कि एक मुद्दे के खिलाफ कई लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर को प्रॉब्लम है किसी बात पे, किसी कंपनी के मेंबर में, तो वो केस फाइल कर सकता है। लेकिन ये सेम प्रॉब्लम किसी और लोगों को भी हो सकती है, तो क्या सेम लोग एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट ही बार बार केस फाइल करेंगे? तो इससे क्या हुआ कि वो केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो एक ही है ना, लेकिन वो प्रॉब्लम कई लोगों को हो सकती है। जैसे कि एक शेयर होल्डर को दिक्कत है कि ये डायरेक्टर गलत कर रहा है, यही प्रॉब्लम किसी और शेयर होल्डर को भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम कम लोगों के है, मिनॉरिटी है। मेजॉरिटी लोगों को ये इससे बात से कोई दिक्कत नहीं है जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे तो ये मुद्दों का कोई एंड ही नहीं होगा, ये लिटिगेशंस तो बहुत हो जाएंगे। लिटिगेशन मतलब मुकदमे, ये ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। तो ऐसे जितने शेयर होल्डर होंगे उतने एक्शन लेने पड़ेंगे इसके खिलाफ। तो इससे का मतलब है मल्टीसिपिटी ऑफ सूट्स ओवरडीड। ठीक है, इस पॉइंट में इसके बारे में बात की गई। तो आगे चौथा पॉइंट,
इसमें क्या है, लिटिगेशन एट द सूट ऑफ मिनॉरिटी में बी मेड फ्यूटाइल, कि जो मुकदमे दायर किए हैं मिनॉरिटी में वो व्यर्थ भी जा सकते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल मेंबर ने केस फाइल कर दिया, वो कह दिया कि ये कंपनी में रॉन्ग बात हो रही है, ये सही नहीं चल रहा कंपनी में, और कंपनी इसे बात को रद्द कर देती है अपनी जनरल मीटिंग में, तो लिटिगेशन था वो फ्यूटाइल हो गया, मतलब जो मुकदमा दायर किया था वो तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि कंपनी ने उसे रॉन्गफुल एक्ट मानने से ही मना कर दिया जनरल मीटिंग में। तो इससे क्या होगा, जैसे कि इससे क्या होता है कि कई पर्सन कोई बात गलत करते हैं कंपनी में जो कंपनी के रूल्स के एंगेस्ट होती है, लेकिन वो कई बार क्षमादायक भी होती है कि कंपनी चाहे भी कोई बात नहीं, ये हमारे यहाँ इतनी देर से काम कर रहा है, इसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन वो माफ़ कहाँ कर सकते हैं, जो भी जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा, जो भी शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। तो इससे मुकदमे की तो बात ही ख़त्म होगी, क्योंकि वो कंपनी खुद भी अपने केसेस आप ही सुलझा सकती है। जैसे जनरल मीटिंग में उसने किसी पर्सन को माफ़ कर दिया जिसके खिलाफ़ किसी और मेंबर ने केस ही फाइल कर दिया था कोर्ट में, ठीक है। तो ये होगी हमारी एडवांटेजेस मेजॉरिटी।